नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। आज 15 दिसंबर है। ये तारीख जुड़ी है एक अदालती फैसले से जिसके तहत एक हैवान को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। उसका गुनाह था 60 लाख बेगुनाह यहूदियों की हत्या। वो हिटलर का बेहद ख़ास कारिंदा था। हिटलर की हार के बाद वो गिरफ्तार हुआ लेकिन जल्द ही जेल से भाग निकला। अगले 10 सालों तक मोसाद ने उसका पीछा भी किया। फिर उसे किडनैप कर इजराइल लाया गया और तब जाकर न्याय हुआ। ये कहानी अडोल्फ आइखमन की है, फाइनल सॉल्यूशन का आर्किटेक्ट। अब ये फाइनल सॉल्यूशन क्या था? ये एक कोड नेम था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो भी इलाके जर्मनी के कब्जे में आए वहां के यहूदियों को ठिकाने लगाने का ऑपरेशन। फाइनल सॉल्यूशन की पॉलिसी 1942 के वांजी कॉन्फ्रेंस में बनी थी। आइखमन का काम था यहूदियों की पहचान करना, उन्हें इकट्ठा करना और फिर ट्रेन में भरकर डेथ कैंप्स की तरफ भेजना जहां गैस चैम्बर उनका इंतजार कर रहे होते। आइखमन ने अपना काम मुस्तैदी से किया। यहूदियों को मारने का उसका अनुभव पुराना था। वो इससे पहले ऑस्ट्रिया और पराग्वे में यही काम करता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते तकरीबन 60 लाख यहूदी मारे जा चुके थे। बर्लिन के ढहते ही नाजी साम्राज्य बिखर गया। हिटलर ने अपने बंकर में खुद को गोली मार ली। जैसा कि आप जानते ही हैं, एसएस के हेड हर्मन गोयरिंग और जोसेफ गोबल्स भी आत्महत्या कर चुके थे। उन्हें अपने अंत का अंदाजा हो गया था। जो बच गए उन्हें मित्र सेनाओं ने गिरफ्तार किया। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के दौरान उन पर मुकदमा चला और गुनाह के मुताबिक सज़ा हुई। लेकिन इन ट्रायल्स में आइखमन कहीं नहीं था। उसको अरेस्ट किया गया था लेकिन वो चकमा देकर जेल से भाग निकला था। भागने के बाद से उसका कोई अता पता नहीं था। फिर आया साल 1948 का। यहूदियों के लिए एक नया देश बना इजराइल। डेविड बेन गुरियन पहले प्रधानमंत्री बने। गुरियन एक ऐसी सेंट्रल एजेंसी बनाना चाहते थे जो बाकी सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ कोऑर्डिनेट करे। मार्च 1951 में मोसाद का स्ट्रक्चर बदला गया। तब से ये एजेंसी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने लगी। समय के साथ साथ मोसाद की भूमिकाएं भी बदलती गई। 1957 में मोसाद को एक टिप मिली अर्जेंटीना से। खबर थी कि आइखमन जैसा एक शख्स वहां रह रहा है और ये खबर पक्की निकली। अब मोसाद ने अपना ऑपरेशन शुरू किया और एजेंट्स को अर्जेंटीना भेजा गया। कई महीनों तक रेकी करने के बाद पूरी जानकारी मिली। आइखमन राजधानी ब्यूनस आयर्स के पास रह रहा था, रिकार्डो क्लीमेंट के नाम से। 60 लाख यहूदियों का हत्यारा चैन की जिंदगी जी रहा था। अर्जेंटीना और इजराइल के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं थी, इसलिए कानूनी तरीके से आइखमन को इजराइल ले जाना संभव नहीं था। लेकिन उसे ले जाना ज़रूरी भी था। मोसाद मौके की तलाश में जुट गई। वो मौका आया मई 1960 में। अर्जेंटीना स्पेन के खिलाफ क्रांति की 150वीं सालगिरह मना रहा था। पूरी दुनिया से टूरिस्ट अर्जेंटीना पहुंच रहे थे। मोसाद के कुछ और एजेंट्स टूरिस्ट का वेश धरकर इस देश में घुस गए। इसके बाद पूरी प्लानिंग की गई। ऑपरेशन का दिन रखा गया 11 मई। आइखमन रोज शाम को बस से अपने घर आता था जहां पर बस रुका करती थी। वहां से कुछ 100 मीटर जाके अंदर उसका घर था। तय हुआ कि इसी रास्ते पर आइखमन को बेहोश करके किडनैप किया जाएगा। एजेंट्स वहीं रुककर इंतजार करने लगे। 2 गाड़ियां तैयार रखी गईं। अब बस इंतजार था। तय समय पर वो बस आई पर उसमें आइखमन नहीं था। क्या ये प्लान फेल होने वाला था? एजेंट्स ने कुछ समय और इंतजार करने का फैसला किया। अगली बस आधे घंटे बाद आई। तब तक सबकी धुकधुकी काफ़ी तेज़ हो गई थी। वो बेसब्री से नजरें गड़ाए थे और इस बार एक नाट्य कद का ढेर उस बस से उतरा और उसी रास्ते की तरफ बढ़ा जहां मोसाद एजेंट्स की गाड़ियां तैयार खड़ी थीं। वो आइखमन ही था। एजेंट्स तुरंत अपने काम में लग गए। उन्होंने आइखमन को पकड़ा, गाड़ी में डाला और फौरन वहां से निकल गए। आइखमन को मोसाद के सेफ हाउस में रखा गया। अगले 9 दिनों तक इस ऑपरेशन को छिपा कर रखना पड़ा। अर्जेंटीना से इजराइल की अगली फ्लाइट 20 मई को तय थी। अगर इस बीच में अर्जेंटीना सरकार को सेफ हाउस का पता चल जाता तो न सिर्फ मोसाद एजेंट्स की जान खतरे में आ जाती बल्कि इतना बड़ा टारगेट भी हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता। कई मौके आए जब पूरा ऑपरेशन फेल होने की कगार पर पहुंच गया, लेकिन एजेंट्स ने अपनी सूझबूझ से मामला संभाल लिया। 20 मई को सब लोग फ्लाइट में सवार हुए। आइखमन का हुलिया बदला गया। उसे दवा देकर बेहोश किया गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी को बताया गया कि एक इजरायली एयरलाइन वर्कर है और उसके सिर पर गहरी चोट लगी है। इस तरह अडोल्फ आइखमन को इजराइल ले जाया गया। इस ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानना हो तो एक फिल्म है ऑपरेशन फिनाले, आप वो देख सकते हैं। इसमें आइखमन का किरदार बेन किंग्सले ने निभाया है। 3 दिनों के बाद बेन गुरियन ने ऐलान किया कि अडोल्फ आइखमन इजराइल के कब्जे में है। पूरी दुनिया में इसके बाद हंगामा मच गया। अर्जेंटीना ने आइखमन को लौटाने के लिए कहा और इजराइल ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। 11 अप्रैल 1961 जेरूशलेम में आइखमन का केस शुरू हुआ। उस पर यहूदियों की हत्या, मानवता के खिलाफ अपराध, वॉर क्राइम्स से जुड़े
15 चार्जेस लगाए गए थे। फाइनल सोल्यूशन में जिंदा बच गए लोगों ने गवाही दी। वो पुराने दिनों को याद कर अदालत में रोने लगते थे। सिर्फ इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया ये देख रही थी। पहली बार अदालत की कोई कार्रवाई टेलीविजन पे दिखाई जा रही थी। आइखमैन ने दलील दी कि वो तो सिर्फ ऑर्डर्स का पालन कर रहा था जो उसको ऊपर से मिलते थे। अदालत ने उसकी ये दलील खारिज कर दी। फिर आई तारीख 15 दिसंबर 1961 की। अदालत ने सारे आरोपों में उसे दोषी करार दिया। अडोल्फ आइखमैन को मौत की सजा सुना दी गई। अदालत ने अपने आदेश में कहा, जिस बेरहमी से लाखों लोगों को मौत के मुंह में झोंका गया, इस मामले में मौत की सजा बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं, इंसान की भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो दोषी के कुकृत्यों की व्याख्या कर सके। इंसान के कानून में इस अपराध की कोई सटीक सजा नहीं है। 31 मई 1962 को जाकर अडोल्फ आइखमैन को फांसी पर चढ़ा दिया गया। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि तारीख का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। तारीख का ये एपिसोड भी सारे और दूसरे एपिसोड्स की तरह हमारे साथी अभिषेक ने लिखा है और कैमरे के पीछे इसे रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त राशिद ने। देखते रहिए दिल ललन टॉक।